हम मौजूदा चरखी दादरी बाड़ा विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ खास मेहमान पहली बार हमारे कैमरे पर जुड़ रहे हैं। मोहित दुधवा एडवोकेट साहब हमारे साथ खास बातचीत में हैं और ये कांग्रेस की हम बातचीत करें, जर्नल के प्रदेश महासचिव नियुक्त है ये कांग्रेस में। तो बाड़ा विधानसभा क्षेत्र से खुद ये चुनाव के लिए उतर चुके हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो अब टिकट मांगने का हक सबको है, तो ये भी अपनी टिकट मांग रहे हैं। कितने आश्वस्त हैं और क्या इरादे लेके ये बाड़ा विधानसभा जो चुनाव लड़ रहे हैं। परिस्थिति ऐसी हो गई थी आज के दिन हमारे हरियाणा में, हर चीज़ में देखोगे हरियाणा जो एक हमारा हरियाणा एक नंबर 1 होता था एक समय के अंदर, आज हम हर चीज़ में पीछे छूट रहे हैं। आज के अखबार में बीजेपी ने ऐड दी है मारा हरियाणा नॉन स्टॉप। तो ये नॉन स्टॉप किस में है? बेरोजगारी में नॉन स्टॉप, महंगाई में नॉन स्टॉप, क्राइम रेट में नॉन स्टॉप। ये कांग्रेस को ही क्यों चुना आपने? काफी पार्टियां थी, किसी में भी जा सकते थे। तो ये विचारधारा कांग्रेस की कैसे क्या? कांग्रेस की विचारधारा से बहुत प्रभावित हो। कांग्रेस एक ऐसी मात्र पार्टी है जिसने आज़ादी की जंग लड़ी। कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी जो 36 बिरादरी को साथ लेके चलती है। गरीब पिछड़े की लड़ाई कांग्रेस लड़ती है। मेरे पास बहुत सारे मौके थे पर मेरी विचारधारा कांग्रेस के साथ है। आपके सामने बाड़ा विधानसभा क्षेत्र की बातचीत करें, सभी सुन रहे देख रहे हैं। लगभग 24 सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं। जिस घर में देखो एक सदस्य तैयार बैठा है चुनाव लड़ने के लिए और कई लोगों का हम इंटरव्यू कर रहे हैं और भी आने वाले हैं चुनाव के अंदर। तो मोहित एडवोकेट ने कैसे सोच लिया, दूधवा ने, भाई आइए आपको टिकट मिल जाएगी और आप चुनाव लड़ लेंगे? इतना आसान तो नहीं लगा। पर अगर हम मुद्दों को लेके, सवालों को लेके अगर राजनीति में आएंगे तो ऐसा नहीं है कि जनता ऐसे लोगों का साथ नहीं देती है। जनता बिल्कुल साथ देती है। जनता मेरे को बहुत प्रेम से प्यार से अपना रही है बाड़ा जनता कि आप तो जवान हैं, युवा हैं, बाड़ा को एक युवा की ज़रूरत है। मेरे युवा साथी कहते हैं कि युवा का दर्द युवा समझ सकता है, एक किसान का दर्द किसान का बेटा समझ सकता है। राजनेता ही क्यों बनना चाहते हो आप? क्या आपने क्या लक्ष्य बना लिया? नहीं, मुझे तो सिर्फ राजनीति में आना और राजनीति करना है। क्यों, मतलब क्या बदलना चाहते हो? राजनेता सेवा करने का एक बड़ा माध्यम, आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप विधानसभा में अपने मुद्दे उठा सकें। जो आपके पास पावर है उसको सही दिशा में आप लगाएं। एक एमएलए अपने पूरे विधानसभा को बदल सकता है एक हफ्ते में, तो ये 70 साल से बदल क्यों नहीं जा रहा है? बार बार विधायक बनते, आपके बाड़ा से भी लगा लीजिए आप अक्सर वही रोना रोते हैं लोग। आज मूलभूत सुविधाओं के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अब बाड़ा में जाके देखिए, क्या हम आज के दिन भी हमारी लड़ाई वही है। बिजली, पानी, हमारा बेसिक नेसेसिटी कंप्लीट नहीं हुए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, यही चीज़ हमारी पूरी नहीं हुई तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हर चीज़ तो प्राइवेटाइज कर दी आपने साहब, हर चीज़ कौशल रोजगार में डाल दी, हर चीज़ पोर्टल सरकार बन के रह गई है। आज दीपेंद्र जी सड़कों पे उतरे हैं, किस लिए उतरना पड़ रहा है? मजबूरी है साहब। हम हिसाब मांगेंगे, क्यों नहीं मांगे, और हिसाब देना पड़ेगा। कोई भी नेता हो उसके पास एक विजन होना चाहिए कि मैं अगले 5 साल में करूँगा क्या। हर पार्टी की तरफ से विजन होना चाहिए हर नेता के पास कि मेरे पास अगले 5 साल का क्या विजन है। बीजेपी को विजन पता भी है, विजन नाम की चीज़ भी क्या होती है। आज हम 2024 के अंदर बैठे हैं, लगता है हमारा वार्ड 1996 का है। आज टूटी हुई सड़कें, दादरी शहर में आप जाके देखो पानी भरा हुआ है, ये नदियां बहती हैं। शहर ऐसे नहीं लगता ये शहर। 1500 करोड़ रुपए मंजूर किए, काम चल रहे हैं, कह रहे हैं विधायक। मेरे को तो ऐसा भी नहीं लगता कि 15 रुपए भी यहाँ खर्च हुए होंगे। आप क्या बदलना चाहते हो? क्या आपको, मतलब क्यों जनता आपको वोट दे? कैसे भरोसा करे एडवोकेट मोहित? मूलभूत तरीके से अगर देखें हम तो बिजली, पानी, सड़क, ये 3 चीज़ें हैं। ये तीनों चीज़ें हमें ठीक करनी है सबसे पहले। फिर शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर। आपके सामने बड़े बड़े प्रत्याशी खड़े हैं, वो आपसे पैसे में अच्छे खासे, वो 2-3 बार राजनीति में चुनाव भी लड़ चुके हैं वो लोग, उनके पास साम दाम दंड भेद चाणक्य नीति सब कुछ है। मैं कांग्रेस पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस पार्टी किसी को भी टिकट दे दे, मैं उसके साथ लगूंगा। 24 और 25 तारीख को एक पद यात्रा भी करेंगे बाड़ा शहर के अंदर और जोजू शहर के अंदर, और जो बड़े बड़े हमारे गांव कस्बे उनके अंदर 2 दिन कार रैली और पद यात्रा के माध्यम से जनसंपर्क अभियान करेंगे हरियाणा मांग हिसाब के तहत, और जनता के बीच जाएंगे
और हम जनता की आवाज़ उठाएंगे और हिसाब मांगेंगे बीजेपी के खिलाफ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज चरखी दादरी बाड़ा विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ खास मेहमान पहली बार हमारे कैमरे पे जुड़ रहे हैं। चुनाव का समय है, चुनाव का मौसम लगा लीजिए और अब की बार माहौल और फिजा कुछ अलग कहती है, क्योंकि पहले लोग एक विधायक कब्जा मार के कुंडली मार के बैठ जाता था और 15-15, 10-10 साल तक अकेला विधायक 20-20 साल तक चुनाव लड़ता रहता था, किसी का नंबर नहीं आता था। लेकिन अब की बार कुछ बदल चुका है, माहौल बदल चुका है। हर कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा पदाधिकारी हो किसी भी पार्टी का, सबको इच्छा है चुनाव लड़ने की और सब तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान आज खास बातचीत में युवा जोश के साथ भरे हुए हैं, बिल्कुल लबालब मोहित दुधवा एडवोकेट साहब हमारे साथ खास बातचीत में हैं। और ये कांग्रेस की हम बातचीत करें, जर्नल के प्रदेश महासचिव नियुक्त हैं ये कांग्रेस में और उनके पद पर रह के कार्य कर रहे हैं। और हम भारत जोड़ो यात्रा की बातचीत करें तो ये उसमें भी शामिल थे और अलग अलग जगह ये कार्यवाहक के रूप में स्टेट में जाते हैं, काम करते रहते हैं। तो बाढ़ड़ा विधानसभा क्षेत्र से खुद ये चुनाव के लिए उतर चुके हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो अब टिकट मांगने का हक सबको है, तो ये भी अपनी टिकट मांग रहे हैं। कितने आश्वस्त हैं और क्या इरादे लेके ये बाढ़ड़ा विधानसभा जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो एडवोकेट मोहित दुधवा क्या कहेंगे? युवा साथी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज़ 24। बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, परिस्थिति ऐसी हो गई थी आज के दिन हमारे हरियाणा में। हर चीज़ में देखोगे हरियाणा, जो एक हमारा हरियाणा एक नंबर 1 होता था एक समय के अंदर, आज हम हर चीज़ में पीछे छूट रहे हैं। आज मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आज के अखबार में बीजेपी ने ऐड दी है, हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप। तो ये नॉन स्टॉप किस में है? बेरोजगारी में नॉन स्टॉप, महंगाई में नॉन स्टॉप, क्राइम रेट में नॉन स्टॉप। एनसीआरबी का डेटा उठा के देखो आप, क्राइम रेट में कितने आगे पहुंच चुका है हरियाणा। क्राइम अगेंस्ट वुमेन में कहाँ पहुंचा है? कहाँ एक हमारा हरियाणा नंबर 1, प्रति व्यक्ति आय में हरियाणा नंबर 1 था, और आज हम कहाँ बैठे हुए हैं। तो इन्हीं सभी मुद्दों को लेके राजनीति में आना पड़ा है। एडवोकेट है पेशे से, तो कहाँ से आपने ये डिग्री ला की और कहाँ कभी बैठते भी हैं यहाँ पे आप? जी, मैंने जनरल यूनिवर्सिटी से लॉ की। उसके बाद मैं कांग्रेस पार्टी के लिए काम करना शुरू कर दिया। कौन से साल? मैं 2021 से मैं मेरी लॉ कंप्लीट हुई थी। उसके ये कांग्रेस को ही क्यों चुना आपने? काफ़ी पार्टियां थी, किसी में भी जा सकते थे। तो ये विचारधारा कांग्रेस की कैसे, क्या अन्य पार्टियों में दाल नहीं गली और कांग्रेस को 2021 में कोई पूछता नहीं था, चारों तरफ मोदी मोदी था। तो मोहित दुधवा ने एडवोकेट ने सोचा यार और पार्टी में तो कोई लेने वाला है नहीं आप लोगों को, और कांग्रेस में अभी कुछ ऐसा चल नहीं रहा है, सब शांत है, सब ठंडा ठंडा पड़ा है सब कुछ, यहाँ अपनी दाल गल जाएगी, यहाँ पे तो अपने पैर जमा लेते हैं, ऐसा है तो नहीं? देखिए जी, एक विचारधारा नाम की चीज़ होती है समाज के अंदर। मैं कांग्रेस की विचारधारा से बहुत प्रभावित हूँ। कांग्रेस एक ऐसी मात्र पार्टी है जिसने आज़ादी की जंग लड़ी। कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी जो 36 बिरादरी को साथ लेके चलती है। गरीब पिछड़े की लड़ाई कांग्रेस लड़ती है। मेरे पास बहुत सारे मौके थे, पर मेरी विचारधारा कांग्रेस के साथ है। मैं कांग्रेस से, मेरे जैसे हज़ारों कार्यकर्ता, हज़ारों सिपाही हैं जो पार्टी के साथ जुड़े रहे। लोगों का ये मानना है कि कांग्रेस के साथ कोई नहीं था उस समय। कांग्रेस के साथ उस समय बहुत सारे लोग थे, आज भी बहुत सारे लोग हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि विचारधारा को आज भी हमारे देश में माना जाता है। राहुल जी की लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है बीजेपी से। तो मोहित एडवोकेट साहब, बाड़ा विधानसभा क्षेत्र रहते हैं, दूध आपका गांव है, तो आप प्रदेश का काम करते रहे हैं, जर्नल के महासचिव हों प्रदेश के युवा के, साथ साथ अपने बाहर भी काम किया अन्य स्टेटों में? जी, मैं बहुत स्टेटों में रहा हूँ। जहाँ जहाँ पार्टी ने ड्यूटी लगाई है वहाँ मैंने ईमानदारी से पार्टी के लिए काम किया है। जहाँ कुछ भी पार्टी को ज़रूरत थी, जहाँ कुछ भी पार्टी ने जिस तरह की जिम्मेवारी दी, मैंने अपने उस पार्टी का संभाला है अपनी जिम्मेदारी। तो एक बात समझ में नहीं है, राजनीति एडवोकेट हैं आप, अच्छा खासा अपना ये कोर्ट में बैठ सकते हैं, अच्छा खासा अपना चैम्बर लीजिए, लोगों की सेवा तो कहते हैं एडवोकेट साहब रह के लोगों की सेवा अच्छी खासी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो लोग पीड़ित आते हैं कोर्ट में वो वकील के पास सबसे पहले आते हैं, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। जब कोई भी पीड़ित आत्महत्या करने की सोचता है तो जाता है, तो उस समय एक ख्याल आता है यार एडवोकेट साहब, अधिवक्ता है, वो बचा लेंगे तुम्हें।
तो वो सेवा ही तो है। आप सेवा तो ऐसे भी कर सकते थे, लोगों की बहुत पीड़ित आते हैं कोर्ट में, उनकी आप न्याय दिला के उनके काम करके। तो राजनीति में आके कौन सी सेवा समझे? तो ये राजनीति तो बहाना है, मेवा खाने का मौका है, ऐसा तो नहीं है चौका मार लीजिए अब मेवा। देखिए, अगर मेवा खाने की बात होती है, आपने जैसे किया, मैंने 2021 में मैंने अपनी लॉ कंप्लीट की, तो मेरे पास कॉरपोरेट की तरफ से पैकेजेस के ऑफ़र थे। मैं दुबई में जब इंटर्नशिप करके आया अपनी, तब भी मेरे पास ऑफ़र थे वहाँ से कि वहाँ मैं जॉब करूँ और अपना करियर संभालूँ। तो मेवा खाने के लिए तो मेरे पास ये बहुत सारी जगह थी, पर मैंने संघर्ष का रास्ता चुना है कि जनता की सेवा के लिए संघर्ष करें। मेवा ज़िंदगी तो एक बार मिली है जी। हर व्यक्ति का अपनी ज़िंदगी में एक मोटिव होता है कि किसी को कुछ पसंद है। मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी मुझे एक बार मिली है। ये उम्र मेरी नहीं, बल्कि किसी की ये उम्र वापस नहीं आएगी। आज आपकी जितनी उम्र है, आज आप दोबारा उस उम्र में नहीं पहुंचोगे। आज जिस समय अभी मैं ये शब्द बोल रहा हूँ, ये समय भी निकल जाएगा। तो हमारे पास समय बहुत कम है। जो हमने सोच रखा है, ठान रखा है, चाहे कोई भी हो, आप हूँ, मैं हूँ, हमें वो काम करना चाहिए, अपना कर्तव्य करना चाहिए। विभिन्न नेताओं के साथ रहे हैं, अलग अलग स्टेट में रहे हैं आप, तो पढ़ाई करना इतना और राजनीति करना और वकील बन के लोगों की सेवा करना वो अलग मैटर है, और राजनीति करना ये अलग है। क्या आपको लगता है राजनीति इतनी आसान रास्ता हो गया अब पहले की बजाय? क्यों पहले तो बड़ा आसान रास्ता होता था, एक विधायक कुंडली मार के बैठ जाता था तो वो 20-25 साल उसका बेटा आ जाता था। अब राजनीति बहुत डिफिकल्ट हो चुकी है। आपके सामने बाड़ा विधानसभा क्षेत्र की बातचीत करें, सभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लगभग 24 सदस्य चुनाव लड़ रहे हैं। जिस घर में देखो एक सदस्य तैयार बैठा है चुनाव लड़ने के लिए, और कई लोगों का हम इंटरव्यू कर रहे हैं और भी आने वाले चुनाव के अंदर। तो मोहित एडवोकेट ने कैसे सोच लिया, दूधवा ने, भाई आइए आपको टिकट मिल जाएगी और आप चुनाव लड़ लेंगे? इतना आसान तो नहीं लगा। देखिए, राजनीति, आपका मानना बिल्कुल सही है। आज के दिन हमारे पूरे हरियाणा की बात करें या हिंदुस्तान की बात करें, राजनीति का स्तर बहुत गिर गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। आम परिवार के लड़के को, आम परिवार के बच्चे को राजनीति में आना एक मुश्किल साबित होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर अगर हम मुद्दों को लेके, सवालों को लेके अगर राजनीति में आएंगे, तो ऐसा नहीं है कि जनता ऐसे लोगों का साथ नहीं देती है। जनता बिल्कुल साथ देती है। अब मेरे साथ ऐसा नहीं कि जनता मेरे को बहुत प्रेम से, प्यार से अपना रही है बारडा जनता, कि आप तो जवान हैं, युवा हैं, बारडा को एक युवा की ज़रूरत है। मेरे युवा साथी कहते हैं कि युवा का दर्द युवा समझ सकता है, एक किसान का दर्द किसान का बेटा समझ सकता है कि केसीसी की क्या समस्या है, वो किसान का बेटा समझेगा। बड़े बड़े राजघराने के राजनेता आएंगे, वो यहाँ आपको पता है नैना जी 5 साल रही, तो नैना जी ने किसानों का दर्द समझ सकती है। नैना जी को क्या पता केसीसी क्या होता है, केसीसी के लिए अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एक किसान को कोर्ट में कितनी बार धक्के खाने पड़ते हैं, वो नहीं समझेंगे। जिसने जो बीमारी देख रखी है जी, वही उसी को बीमारी को समझ सकता है कि उसकी तकलीफ़ कितनी गहरी होती है। आप राजनीति में आए हैं, तो राजनेता ही क्यों बनना चाहते हो आप? क्या आपने क्या लक्ष्य बना लिया, नहीं मुझे तो सिर्फ राजनीति में आना और राजनीति करना है? क्यों, मतलब क्या बदलना चाहते हो? देखिए, राजनेता सेवा करने का एक बड़ा माध्यम, आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप विधानसभा में अपने मुद्दे उठा सकें। जो आपके पास पावर है उसको सही दिशा में आप लगाएं, कि बड़े लेवल पे आप अगर कुछ कर सकते हैं, तो वो राजनीति एक माध्यम है। राजनीति में आना कोई पाप कोई है, कोई बुरा कर्म कोई है, ये तो लोगों ने बना लिया है। एक सेकंड, आपने कहा राजनीति सेवा का माध्यम है, माध्यम बताया आपने, लेकिन हरियाणा प्रदेश में पूरे भारत में इतने कितने थे, 1 या 2 या 5 छोड़ के बाकी नेता कौन सा सेवा का माध्यम कर रहे हैं? पिछली सरकारों की बातचीत कर लिए, आपकी कांग्रेस की बातचीत कर लिए, हम बीजेपी को छोड़िए ना, सभी पार्टी एक समान है। और राम नाम जपना पराया माल अपना होता है। साहब कुर्सी मिली नहीं कि मौके पे चौका लगाना शुरू कर देते हैं। आप अच्छी अच्छी बातें करते हैं, कल विधायक बन जाएंगे। जो लोग आपको सत्ता तक लेके जाते हैं, शिखर में पहुंचाते हैं, उन लोगों में आप पसीने की बदबू आती है, वो आपको कीड़े मकोड़े नजर आने लग जाते हैं। आपके आगे पीछे कमांडो गार्ड होते हैं। 5 साल आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, 5 साल के बाद आपको ज़मीन पर आना पड़ता है, फिर लोगों के सामने हाथ जोड़ना पड़ता है। ये सेवा है। एक बार सत्ता का मज़ा चखा नहीं, मैं अमीर,
मेरा लड़के अमीर, मेरे चाचा अमीर, मेरी बुआ अमीर, मेरा भतीजा अमीर, मेरे साले जीजा सब अमीर। कहाँ से आ जाती है दौलत? अब ये तो इतना तो मत कहिए एडवोकेट साहब, सेवा का माध्यम तो मत बताइए राजनीति को कम से कम। हाँ, आपके लहजे में हम भी मानते हैं सेवा का माध्यम ज़रूर है, लेकिन इतना तो मत कहिए सेवा। कहाँ कौन सी सेवा हो रही है? एक एमएलए अपने पूरे विधानसभा को बदल सकता है 1 हफ्ते में, तो ये 70 साल से बदल क्यों नहीं जा रहा है? बार बार विधायक बनते हैं, आपके बारडा से भी लगा लीजिए आप अक्सर वही रोना रोते हैं लोग। 70 साल हो गए, हमारे पानी नहीं आया, हमारी बिजली नहीं आई, हमारे नाली नहीं आया, हमारा गंदा पानी पी रहे हैं, गंदे पानी की निकासी नहीं हो रही, सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल रहा है, बिजली खराब पड़ी है, साहब छोटे मोटे हमारे काम नहीं हो रहे हैं। तो 70 साल में यहीं पे अटकी है गाड़ी। फिर विकासशील, विकसितशील, कौन सा विकासशील, कौन सा विकसित देश? मुझे तो समझ में नहीं आया आपकी परिभाषा। आपने कहा नेता विकास करते हैं, तो वही कौन सा विकास करेंगे आप? देखिए, जैसे आपने बात की कि आज मूलभूत सुविधाओं के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अब बारडा में जाके देखिए, क्या हम आज के दिन भी हमारी वो लड़ाई वही है? बिजली, पानी, हमारा बेसिक नेसेसिटी कंप्लीट नहीं हुए हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही चीज़ हमारी पूरी नहीं हुई तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? वही तो सवाल है। नैना जी ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर से, दुष्यंत चौटाला जी, उनकी मदर यहाँ से एमएलए थी, आप उनसे 5 सवाल पूछिए। पहला सवाल, चरखी दादरी के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर मारुति सुजुकी की फैक्ट्री आ रही थी, वो यहाँ क्यों नहीं आई? हमारे वहाँ आती तो हमारे युवा भाइयों को प्राइवेट सेक्टर में तो रोज़गार का माध्यम मिलता। दूसरा सवाल, उन्होंने किसानों के हित के लिए क्या काम किया? आज भी हमारे किसान भाइयों को हर चीज़ में समस्या, छोटी से लेकर बड़ी चीज़ तक दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तीसरा सवाल, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने क्या किया? चौथा सवाल, स्वास्थ्य के लिए क्या किया? पांचवा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए क्या किया? बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या किया? हर चीज़ तो प्राइवेटाइज कर दी आपने साहब, हर चीज़ कौशल रोजगार में डाल दी, हर चीज़ पोर्टल 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 सरकार बन के रह गई है। आज दीपेंद्र जी सड़कों पे उतरे हैं, किस लिए उतरना पड़ रहा है? मजबूरी है साहब। हम हिसाब मांगेंगे, क्यों नहीं मांगे? और हिसाब देना पड़ेगा। तो हिसाब तो बीजेपी भी मांग रही है। हुड्डा साहब का दोनों पिता पुत्र का आज हम सुन रहे थे भाषण में, सारे नेता बोल रहे हैं हुड्डा साहब हिसाब दो, दीपेंद्र हुड्डा भी हिसाब दो 10 साल का। मोहित जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 2 दर्जन प्रत्याशी से चुनाव लड़ रहे हैं। एडवोकेट साहब दूधवा से आते हैं आप, और ठीक है, हुड्डा साहब के नज़दीक है, राहुल जी की टीम में भी नज़दीक है आप, पिछले काफ़ी समय से बड़े बड़े पदों पे हैं, काम कर रहे हैं, टिकट भी मिल जाएगी, चुनाव भी लड़ लेंगे। ना तो आपकी कांग्रेस ने 10 साल में हुड्डा साहब ने ऐसा कुछ बदला, और ना बीजेपी ने ऐसा कुछ 10 साल में बदला। हमें तो हुड्डा साहब के राज में भी कोई प्लास्टिक की सड़कें नहीं मिली, ना किसी के घर में सोने की ईंट रखी उन्होंने, ना ऐसा हमने तो कोई बदलाव। अब 10 साल में इनमें भी कोई बदलाव नहीं है, सब सेम है, अपनी अपनी तुमड़ी, अपना अपना राज। तो आप क्या करने वाले हैं? सिर्फ चुनाव लड़ेंगे और यही ठर्रा अपनाएंगे? कब कुछ बदलाव देंगे? देखिए, कोई भी नेता हो, उसके पास एक विजन होना चाहिए कि मैं अगले 5 साल में करूँगा क्या। हर पार्टी की तरफ से विजन होना चाहिए हर नेता के पास कि मेरे पास अगले 5 साल का क्या विजन है। बीजेपी को विजन पता भी है, विजन नाम की चीज़ भी क्या होती है। हमारा मैनिफेस्टो लॉन्च होगा 15 अगस्त को, 15 अगस्त से लेके 20 अगले आने वाले महीने में तारीखों में। आप हमारा विजन देखिए, हरियाणा के लिए विजन क्या है, कांग्रेस पार्टी का, हुड्डा साहब का विजन क्या है हरियाणा के लिए? विजन सत्ता पाने का है आपका, और 10 साल पहले आप विजन सत्ता ये मैनिफेस्टो जारी किया था। 10 साल सरकार रही आपकी, फिर आपकी सरकार चल गई। आपका मकसद अब मैनिफेस्टो जारी करके सत्ता पाने का है, बदलना कुछ नहीं है, यही रहना है। कुछ नेता बदलना चाहते हैं, कुछ विधायक कुछ ऐसे बहुत अच्छे हैं जो बदलना चाहते हैं, लेकिन वो दलदल में वो फंस के रह जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि युवा चेहरे आएंगे, देश की राजनीति की परिभाषा बदलेंगे। तो शायद आप एडवोकेट हैं, युवा चेहरा हैं, सबको आस है कि एडवोकेट मोहित दूधवा भी युवा चेहरा में गिनती होते हैं, और कुछ बदले शायद ही अपने क्षेत्र को तो बदल सकते हैं। तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, क्या आप इस कांटो भरे ताज के ऊपर मिल जाए टिकट, जीत जाएं, क्या बदल पाएंगे? देखिए जी, अगर हमें एक उम्मीद की किरण के ऊपर काम करना चाहिए, हमें निराश होकर नहीं बैठना है। ज़िंदगी का ये नियम होना चाहिए, एक युवा जोश के साथ काम करेंगे, एक विजन पेश करेंगे विधानसभा के सामने कि हमारे हल्के में क्या क्या बदलाव होने चाहिए, क्या किन किन मूलभूत सुविधाओं की कमी है, उनको दूर करें। आगे आने वाले 5 साल में हमें हमारे बारडा को कहाँ पे ले जाना है। हमारा बारडा
हर आज हम 2024 के अंदर बैठे हैं, लगता है हमारा वार्ड 1996 का है आज। टूटी हुई सड़कें, दादरी शहर में आप जाके देखो पानी भरा हुआ है, ये नदियाँ बहती हैं, शहर ऐसा नहीं लगता ये शहर। 1500 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, काम चल रहे हैं, कह रहे हैं विधायक। मेरे को तो ऐसा भी नहीं लगता कि 15 रुपये भी यहाँ खर्च हुए होंगे। 15 रुपये भी खर्च नहीं हुए हमारे पूरे ज़िले में। इतना बुरा हाल, मतलब पूरे हरियाणा में घूम के देख लो आप, ये सच्चाई है। सबसे ज़्यादा विकास में अगर कोई क्षेत्र पिछड़ गया है तो वो हरियाणा का चरखी दादरी पिछड़ गया है। चलो बाढ़ में क्या बदलाव करना चाहते हैं? नैना चौटाला ने नहीं किया, इससे पीछे विधायक थे शायद सुखविंदर मेंढी, उसने नहीं किया, उससे पीछे विधायक और थे चौटाला साहब, कौन चौटाला पार्टी के थे, उन्होंने भी नहीं किया। आप क्या बदलना चाहते हो? क्या आपको मतलब क्यों जनता आपको वोट दे? कैसे भरोसा करे एडवोकेट मोहित? देखिए इसके अंदर क्या है, हमें एक सिस्टमेटिक प्लान बनाना है कि बारडा में क्या समस्या है, उनका सॉल्यूशन क्या है। मूलभूत तरीके से अगर देखें हम तो बिजली, पानी, सड़क, ये 3 चीज़ें हैं। ये तीनों चीज़ें हमें ठीक करनी है सबसे पहले। फिर शिक्षा का स्तर, स्वास्थ्य का स्तर, कि हमारे पब्लिक हेल्थ सेंटर्स, CHC, PHC और कोई हमारा ऐसा बेसिकली अगर हम 3 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं हेल्थ को, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो उसके बेसिस पे हमें एक डेवलपमेंट प्लान करना होगा हर चीज़ में, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कोई हमारे यहाँ इंडस्ट्री आए, प्राइवेट इंडस्ट्री, हमारे ऐसे पॉलिसी बनाई जाए, स्पोर्ट्स इकोनॉमी में डेवलप किया जाए हमारे इलाके को, कि भाई हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक हॉस्टल की सुविधा दी जाए, एक हॉस्टल खुले, स्पोर्ट्स हॉस्टल खुले, उसके अंदर लोगों को, हमारे युवा भाइयों को रहने की सुविधा, कोच, अच्छी स्पोर्ट्स फैसिलिटी दी जाए, उनको स्कॉलरशिप दी जाए स्पोर्ट्स के लिए। एक स्पोर्ट्स इकोनॉमी बहुत, मुझे लगता है बहुत स्कोप है हमारे अंदर। आज के दिन आप बात करोगे हरियाणा के अंदर, आप को अचंबा होगा, हिंदुस्तान सरकार ने ओलंपिक के लिए बिड किया है कि ओलंपिक हिंदुस्तान के अंदर हो, और उन्होंने लोकेशन क्या दिया है आपको पता है? गुजरात। हर चीज़ गुजरात में। हमारा हरियाणा लेके आता है मेडल, ले जाओगे आप हर चीज़ गुजरात में। हमारे हरियाणा को डेवलप करो आप स्पोर्ट्स इकोनॉमी के तहत, यहाँ बनाओ आप स्टेडियम, यहाँ देखो वो स्टेडियम ख़राब भी नहीं होंगे, उनका यूज़ भी होता रहेगा और हमारे भाइयों को और बहनों को सुविधा भी मिलेगी। मैं एक बात जानना चाहूँगा, हमारे साथ एडवोकेट मोहित दूधवा खास बात क्षेत्र में बने हुए हैं और बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से खुद ये टिकट की मांग कर रहे हैं, और मांगने का सबको टिकट किसको मिलेगा तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन खुद ताल ठोक चुके हैं और चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की पार्टी से, और अलग अलग जगह बड़े बड़े पदाधिकारी के तौर पे ये काम कर रहे हैं कांग्रेस का पिछले काफ़ी समय से। और ख़ास बात ये है, जर्नल के प्रदेश महासचिव हुई है, टिकट क्यों देंगे आपको और जनता वोट आपको क्यों देगी? ये 2 काम। देखिए क्योंकि आपके सामने बड़े बड़े प्रत्याशी खड़े हैं, वो आपसे पैसे में अच्छे खासे, वो 2-3 बार राजनीति में चुनाव भी लड़ चुके हैं वो लोग, उनके पास साम दाम दंड भेद चाणक्य नीति सब कुछ है, युवा चेहरा, एडवोकेट है, तो आप उनके सामने कहाँ अपने आप को खड़ा पाएंगे? क्या क्या समझ? देखिए कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ता को, हर छोटे से बड़े कार्यकर्ता को मौका देगी। कांग्रेस पार्टी अलग है। कांग्रेस पार्टी को जो लोग समझ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी, एक युवा को मौका ज़रूर दिया जाएगा, हरियाणा में युवाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आज आप देख लीजिए हर जगह चर्चा है कि युवा कोटा फिक्स होगा, युवाओं को टिकटें मिलेंगी, तो एक इस इलाके में नहीं, हर जगह टिकट मिलेंगे युवाओं को। और मैं, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ टिकट लेने आया हूँ, चुनाव की तैयारी कर रहा हूँ और अपने चुनाव तक, और नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस पार्टी किसी को भी टिकट दे दे, मैं उसके साथ लगूंगा। एक मेरा बस ये है कि मैं युवाओं की समस्या, मैं एक युवा हूँ, एक किसान का बेटा हूँ, तो मैं युवाओं और किसानों की समस्या बड़े अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ, और मुझे पता है उनका कैसे, किस जगह सही आवाज़ उठाने से और क्या समस्या है। जब तक हमें समस्या ही नहीं पता होगी तो हम उसका इलाज कैसे करेंगे? तो टिकट को लेकर आश्वस्त मिलेगी? देखिए ये तो एक, मैं तो अपने इलाके में जा रहा हूँ, अपने पार्टी का प्रचार कर रहा हूँ, हमारा हरियाणा मांगे हिसाब कैंपेन है, उसको आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। दीपेंद्र जी ने पहला फ़ेज़ कंप्लीट किया है पदयात्रा का, आने वाला 2nd फेज़ हमारे यहाँ भी आएंगे। मैं उस आने से पहले एक उनका पार्टी का प्रचार कर रहा हूँ। तो टिकट ना मिलना, मिले ना मिले वो अलग बात है जी। अब मेरा काम है पार्टी का प्रचार करना, मैं पार्टी का प्रचार करूँगा। इसके तहत मैं 2 दिन का कार रैली कर रहे हैं हम अपने बारडा हल्के में, और बारडा के अंदर ही कल और परसों 24 और 25 तारीख को एक पद यात्रा भी करेंगे बारडा शहर के अंदर,
और जोजू शहर के अंदर और जो बड़े बड़े हमारे गांव कस्बे हैं उनके अंदर 2 दिन कार रैली और पद यात्रा के माध्यम से जनसंपर्क अभियान करेंगे हरियाणा मांग हिसाब के तहत, और जनता के बीच जाएंगे और हम जनता की आवाज़ उठाएंगे और हिसाब मांगेंगे बीजेपी के खिलाफ। तो मैं एक आम कार्यकर्ता बन के काम कर रहा हूँ। टिकट मिले ना मिले, देखिए ये तो दूसरी बात है, ये तो पार्टी ने डिसाइड करना है, पार्टी जिसको देगी हम उसके साथ हैं। तो कल तो आप पैदल यात्रा, कारों की यात्रा आपकी चलेगी बाडड़ा में, काफ़ी लंबा चौड़ा। कहाँ से आपकी यात्रा? देखिए यात्रा शुरू हो रही है डाडी गांव से, डाडी आदमपुर गांव से शुरू होके हम जाएंगे आगे जोजू में एक पद यात्रा करेंगे शहर के जहाँ हमारा बस स्टैंड, जोजू बस स्टैंड से लेके एक छोटी सी पद यात्रा करेंगे, जनसंपर्क अभियान करेंगे, फिर उसके बाद एक बारडा में करेंगे, बेरला में करेंगे। तो इस तरीके से कल होगा, इस तरीके से परसों पूरे हलके को कवर किया जाएगा इस तरीके से, और हम पार्टी का संदेश पहुंचाया जाएगा ताकि दीपेंद्र जी जब सेकंड फेज़ लेके अपना वर्ड हलके में आए तो एक मैसेज पहले से पहुंचता रहेगा और दीपेंद्र जी को ये हल्का बड़े जोर शोर से स्वागत किया जाएगा उनका इस हल्के में। जी, तो कुछ चलते चलते और कहना चाहते हैं लोगों को, बाढ़ आके हरियाणा के लोग? देखिए समय एक बार मिलता है और इस समय का उपयोग कर लीजिए आप। हमारा इलाका बहुत पीछे छूट चुका है, अब समय है हमारे इलाके में विकास का, प्रगति का। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट मोहित दुधवा जी। अब आशा करते हैं आपको टिकट मिले, चुनाव लड़े, जो इरादे आप अच्छे खासे लेके आए हैं नेक नीति नेक सोच के साथ, शायद ही वो पूरा हो सके और शायद ही आप चुनाव जीते। आने वाला समय बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, राम राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमारे साथ ये एडवोकेट मोहित दुधवा बने होते खास बातचीत में। तो ये कहते हैं कि चुनाव लड़ेंगे, टिकट मांगने का सबको है, उसी लाइन में हम लगे हैं और ये अलग अलग कांग्रेस के बड़े बड़े पदों पे कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस का अलग अलग स्टेट में भी। प्रदेश के जनरल के महासचिव हैं हरियाणा के। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वास्तव में ही एडवोकेट मोहित टिकट मिलने के हकदार हैं? अगर मिल जाती है तो क्या एडवोकेट मोहित दुधवा बड़ी आराम से जीत जाएंगे? और जो फाइट कर रहे हैं 2 दर्जन प्रत्याशी कांग्रेस से, उसमें आप मोहित चौधरी का कौन सा नंबर पाते हैं? आपकी राय ज़रूर लिख के डालिए। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।